नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो साहस, शौर्य और अंततः एक बहुत बड़ी त्रासदी की कहानी कहता है। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी शुरुआत एक छोटे से विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन जिसने अपनी ताकत से विशाल मुगल साम्राज्य को भी घुटनों पर ला दिया। वो अंत में एक विदेशी व्यापारिक कंपनी के आगे कैसे बिखर गया। यह महज हार जीत की कहानी नहीं है, बल्कि कूटनीति और दूरदर्शिता की कमी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये सवाल अक्सर इतिहास के जानकारों को हैरान करता है। भारत की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, जिसका डंका उत्तर से लेकर दक्षिण तक बजता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक व्यापारिक संस्था का निवाला कैसे बन गई? प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल असंभव लगता है ना? आखिर मुट्ठी भर व्यापारी इतने बड़े साम्राज्य को कैसे निगल सकते हैं? इसी उलझे हुए रहस्य को आज हम इस विश्लेषण में सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। साम्राज्य की उत्पत्ति, पानीपत की भयानक आपदा, मराठा संघ का बनना, अंग्रेजों से सीधा टकराव और अंत में वो घातक खामियां जो उनके पतन का असल कारण बनी। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, साम्राज्य की उत्पत्ति, विद्रोह से लेकर पूरे वर्चस्व तक का सफर। अब देखिए, 1600 के दशक में मुगल सत्ता के खिलाफ जो असंतोष पनप रहा था, वो कैसे एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। 1646 में शिवाजी महाराज का वो साहसिक विद्रोह, फिर 1674 में उनका राज्याभिषेक, जहां से इस साम्राज्य की असल नींव पड़ी। और फिर इनकी रफ्तार देखिए, 1719 तक दिल्ली पर कब्जा और 1737 आते आते पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में पूरे उत्तर भारत पर मराठों का निर्विवाद वर्चस्व स्थापित हो गया था। ये विस्तार सच में असाधारण था। लेकिन सफलता के इस तेज ग्राफ के साथ साथ अंदरूनी ढांचा भी बदल रहा था। 1707 के आसपास जो पूर्ण सत्ता पहले छत्रपति यानी सम्राट के पास होती थी, वो खिसक पेशवा यानी प्रधानमंत्री के हाथों में आ गई। एक तरह से सत्ता का केंद्र रायगढ़ से हटकर पुणे आ गया और सारे बड़े फैसले पेशवा ही लेने लगे। पेशवाओं ने साम्राज्य को उसके चरम पर तो पहुंचाया, लेकिन सच कहें तो भविष्य के विखंडन की दरारें भी यहीं से पड़नी शुरू हो गई थीं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पानीपत की वो आपदा जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल कर रख थी। 1761 का वो साल, जनवरी की कड़कड़ाती ठंड, सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना के सामने खड़ा था अहमद शाह अब्दाली। खैर, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। महीनों की नाकेबंदी से मराठा शिविर में भयंकर भूखमरी फैल चुकी थी। हालात इतने खराब थे कि भूख से घुट-घुट कर मरने से अच्छा उन्होंने मैदान में लड़कर मरना चुना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक हो गई। तेज अफगान घुड़सवारों के सामने रक्षात्मक और भारी तोपखाने पर निर्भर रहने का फैसला, ये कदम आगे चलकर बहुत भारी पड़ा। 1 लाख से ज्यादा। जी हाँ, मकर संक्रांति के उस एक दिन में 1 लाख से अधिक जानें चली गईं। ये आंकड़ा आज भी सिहरन पैदा कर देता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ही दिन में इतना भयंकर नरसंहार। युद्ध भूमि में इतने बड़े पैमाने पर लोगों का मारा जाना भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में से एक था। इस एक दिन ने उत्तर भारत में मराठों के वर्चस्व को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस हार का असर किसी गिरते हुए डोमिनो की तरह हुआ। एक ही झटके में पेशवा के बेटे विश्वासराव और सेनापति सदाशिवराव भाऊ जैसे दिग्गज मारे गए। पूरी सेना तबाह हो गई। और सबसे बड़ी बात, उत्तर भारत में एक ऐसा राजनीतिक खालीपन, या यूं कहें एक ऐसा पावर वैक्यूम बन गया, जिसने अनजाने में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर पसारने का एक सुनहरा मौका दे दिया। साम्राज्य अचानक बेहद कमजोर हो चुका था। और यहीं से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, मराठा संघ, एक ऐसा साम्राज्य जो अब अंदर से बट चुका था। पानीपत के इस गहरे सदमे के बाद साम्राज्य का ढांचा काफी बदल गया। ये किसी आधुनिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसा हो गया था, जहां 5 अलग-अलग मराठा सरदार अपनी अपनी राजधानियों से लगभग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। पुणे में पेशवा, नागपुर में भोसले, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर और बड़ौदा में गायकवाड़। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि एक ही साम्राज्य के इन शक्तिशाली स्तंभों के बीच कोई खास तालमेल नहीं बचा था, और यही वो विखंडन था जिसने उनके अंतिम पतन की नींव रखी। शुरुआती दिनों की वो शानदार एकता अब पूरी तरह से अराजक गुटबाजी में बदल चुकी थी। हर सरदार बस अपने व्यक्तिगत लाभ और अपने इलाके के बारे में सोच रहा था। एक साझी राष्ट्रीय पहचान जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी।
नतीजा ये हुआ कि जब भी कोई बाहरी दुश्मन सामने आता तो एक साथ मिलकर लड़ने के बजाय ये आपस में ही साजिशें रचने लगते थे। इसी आपसी कलह ने उन्हें साझा दुश्मनों के सामने पूरी तरह पंगु बना दिया। और इसी खोखलेपन का फायदा उठाने के लिए एंट्री होती है अंग्रेजों की। हिस्सा 4, अंग्रेजों के साथ टकराव और एक तरह का कॉर्पोरेट अधिग्रहण। अंग्रेजों ने सीधे हमले से ज्यादा कूटनीति पर भरोसा किया। उनका सबसे घातक हथियार थी सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस, जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने बड़ी चालाकी से तैयार किया था। ये असल में एक कानूनी फंदा था। 1802 की बेसिन की संधि को ही ले लीजिए। आपसी कलह से तंग आकर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से मदद मांग ली। इसके बदले में क्या हुआ? पेशवा को अपने ही खर्चे पर ब्रिटिश सेना को पुणे में रखना पड़ा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हमेशा के लिए अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। आसान शब्दों में कहें तो सुरक्षा के नाम पर अपनी आज़ादी का पूर्ण आत्मसमर्पण। और ये पूरी प्रक्रिया कोई रातों रात नहीं हुई। 1779 के वडगांव युद्ध में मराठों ने अपनी सब कुछ जला देने वाली स्कॉच्ड अर्थ रणनीति से अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वो एक शानदार जीत थी, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, वो एकजुट नहीं थे। जब 1802 की संधि के बाद दूसरे मराठा सरदारों को अपनी आज़ादी छिनती दिखी तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ गया। लेकिन यहाँ भी होलकर अलग रहे, गायकवाड़ तटस्थ रहे। बस यही हुआ। टुकड़ों में लड़ते हुए मराठे कमजोर पड़ते गए और 1818 के तीसरे युद्ध तक आते आते ब्रिटिश विजय पूरी तरह मुकम्मल हो गई। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही हमारे 5वें और अंतिम हिस्से का विषय है, घातक खामियां और पतन। मराठे आखिर हार क्यों गए? अगर हम युद्ध की तारीखों से परे गहराई में जाएं, तो सबसे बड़ा अंतर दोनों तरफ की खुफिया तंत्र और जानकारी जुटाने की क्षमता में था। एक तरफ ब्रिटिश थे, जो मराठों के अंदरूनी राजनीति, किलों के रास्तों, यहाँ तक कि लोगों के स्वास्थ्य का भी बारीकी से डेटा जुटा रहे थे। और दूसरी तरफ मराठे, वो इस बात से लगभग अनजान थे कि इंग्लैंड आखिर है क्या या उसकी वैश्विक ताकत क्या है। जासूसी और उत्सुकता के इस भारी अंतर ने अंग्रेजों को हमेशा मराठों से 2 कदम आगे रखा। इसके अलावा मराठा साम्राज्य ज्ञान और विज्ञान की दौड़ में भी पिछड़ गया था। उन्होंने आधुनिक यूरोपीय सैन्य संरचनाओं और मजबूत नौसेना बनाने पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। अर्थव्यवस्था का भी यही हाल था। एक नियमित कर व्यवस्था के बजाय वो काफी हद तक सैन्य अभियानों की लूटपाट पर निर्भर थे। देखिए, युद्ध के मैदान में अदम्य साहस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बिना वैज्ञानिक प्रगति और एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के कोई भी राष्ट्र लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता। इस पूरी जीत को ब्रिटिश अधिकारी सर थॉमस मुनरो का ये बयान बहुत अच्छी तरह से समेटता है। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद उन्होंने कहा था, भारत के पूर्ण स्वामी और कोई भी हमारी शक्ति को हिला नहीं सकता। ये बयान उस कॉर्पोरेट विजय की संपूर्णता और अंतिम मोहर को दर्शाता है। मुनरो ने स्पष्ट कर दिया था कि मराठों के पतन के साथ ही अंग्रेजों के सामने अब कोई बड़ी चुनौती नहीं बची थी। आइए देखते हैं कि इतिहासकार इसे किस नजरिए से देखते हैं। प्रख्यात इतिहासकार G.S. सरदेसाई का मानना है कि ये पूरी त्रासदी टाली जा सकती थी। उनका कहना है कि अगर मराठा नेतृत्व में यूरोपीय तर्ज पर अपनी सैन्य योजना बनाने की दूरदर्शिता होती तो वे अंग्रेजों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते थे। बहादुरी तो उनमें कूट कूट कर भरी थी, लेकिन समय के साथ बदलने वाली वो आधुनिक सोच कहीं न कहीं गायब थी। और इसी विचार के साथ हम इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। जाते जाते एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, अगर युद्ध के मैदान का साहस ही सब कुछ नहीं है तो किसी भी राष्ट्र को जिंदा रखने के लिए आपसी एकता, वैज्ञानिक प्रगति और रणनीतिक दूरदर्शिता कितनी जरूरी है। मराठों का इतिहास चीख चीख कर कहता है कि बिना भविष्य की सोच के बड़े से बड़ा साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।